ये मैं स्क्रीन इस पर शेयर की हुई है आप लोगों के साथ। तो सबसे पहले जो था कि ये व्हाट इज़ द क्रिस्प जो है डीएम मॉडल है क्या, तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि इट इज़ दिस जो है क्रॉस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रोसेस ऑफ द डाटा माइनिंग है। और इसमें भी क्या करते हैं हम लोग, ट्राइड टेस्टेड एंड रोबोटिक्स इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स प्रोसेस मॉडल बनाते हैं डाटा माइनिंग्स के लिए, एनालिटिकल प्रोजेक्ट्स के लिए। तो डेट शुड बी रिमेंबर यू पीपल्स के इन फ्यूचर यू आर गोइंग टू डेवलप डाटा साइंस का कोई भी प्रोजेक्ट लेते हैं तो आप इस मॉडल्स को ऑलवेज सजेस्ट यानी पिक करेंगे। और डाटा साइंस, डाटा माइनिंग एंड मशीन लर्निंग आर ऑल अबाउट ट्राइंग टू मल्टीपल इटरेटिव प्रोसेस है। तो लिहाजा यहाँ हम एक्सट्रैक्ट करते हैं इनसाइड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डाटा से, तो लिहाजा दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट मॉडल होगा हमारे इस काम के लिए। तो क्रिप्स जो है हमारे पास डाटा जो है मॉडल क्या करता है, टेलर स्टैट फॉर एंड सोल्यूशन दे एनालिटिकल प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए और सिस्टम्स। और फिर इसके सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स की हमने बात की थी कि वो क्या फेसेस हैं जिन्हें हमें जो है गुजरना होगा अपनी इस डेवलपमेंट के दौरान। तो यहाँ बिजनेस अंडरस्टैंडिंग इज द वन ऑफ द बेसिक्स फेस है। सेकंड में डाटा अंडरस्टैंडिंग से, थर्ड में हमारा डाटा प्रिपरेशन होगा, और इसी तरह से मॉडलिंग एंड एवेल्यूएशन एंड द डिप्लॉयमेंट है। अच्छा, अब इस मॉडल को पढ़ने से पहले जो मैंने आपको बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स स्टूडेंट रिकमेंडर सिस्टम बना रहे थे, और उस रिकमेंडर सिस्टम्स के अंदर थे क्या था कि वो ह्यूमन लाइक्स बिहेवियर कर रहा था, यस लेबल करेगा या नो, और डेट वाज बेस्ड ऑन द फन फीचर्स थे। और वो फीचर एक्सट्रैक्शन हमने क्या की थी, या तो उसमें तो जो है उस ओवरऑल जो है ग्रेड था, एक दूसरा ओबीडियंट था, तीसरा जो है वो रिसर्च प्रोजेक्ट, और इसी तरह से उसके जो स्कोर है वो जो है प्रोजेक्ट स्कोर का, ये सारे चार जो है उसमें फीचर्स थे, और उन फीचर्स को बेस बनाकर हमने मॉडलिंग की। और मॉडलिंग में लॉजिस्टिक रिग्रेशंस को हमने इम्प्लीमेंट किया, और फिर लॉजिस्टिक रिग्रेशंस को जो है वो मैथमेटिकली भी मैंने आपको प्रूव करवाया कि उसके अंदर जो कंप्यूटेशंस है वाई हैड वैल्यूज़ किस तरह से करता है, और उसके करस्पॉन्डिंग मैंने आपको सिंपल जो है वो रिग्रेशन भी समझाई कि सिंपल रिग्रेशन में हम लोग वाई हैड वैल्यूज़ को किस तरह कंप्यूट करते हैं ऑन द बेस ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। और नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट एवेल्यूएशंस का फेज था। एवेल्यूएशंस में याद हो कि क्या है हमारे पास, हम वाई और वाई हैड जो वैल्यूज़ है उसमें जो डिफरेंस है उसको एक लॉस कोर्स की शक्ल में देखते हैं। और ये दोनों लॉस कोर्स मैंने आपको बताया कि सिंपल जो लॉजिस्टिक्स केस के अंदर वो क्या फार्मूला है, लीस्ट स्क्वायर्स का सम ऑफ द लीस्ट स्क्वायर्स की बेस पे हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं। और जबकि हमारे पास जो है दूसरा है, अगर लॉजिस्टिक रिग्रेशंस का जो लॉस फंक्शन है जिसको हम बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी कहते हैं, तो बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी को मैंने आपको डिस्कस किया कि वो किस तरह से किस बेस पे हमारे पास के बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशंस को बेस बना के हम लोग इसको कंप्यूट करते हैं। ये हमारा डिस्कशंस रहा अब तक, और आगे आज हम लोग इसको फाइनलाइज करते हैं, और उसके बाद फिर एक और नया केस जो है। तो ये था हमारे पास बाइनरी क्रॉस का फंक्शन, ये मैंने आपको बनवाया भी सही, और इसको हमने मैथमेटिकली खुद जो है मैनुअली हल भी किया बच्चों। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है डिप्लॉयमेंट का फेस होता है, यहाँ पर हम प्रेडिक्शंस करते हैं, उसको हम रियल वर्ल्ड में वो जो हमारी डेवलप एप्लीकेशंस है, सॉफ्टवेयर है, वो हम उसको लॉन्च कर देते हैं, और लेटर ऑन ये एट्रिशन जारी रहती है कि हम उसके जो है स्कोर्स को, उसकी एक्यूरेसीज को, उसकी परफॉर्मेंस को वक्त के साथ साथ क्या करते रहते हैं, इम्प्रूव करते रहते हैं। तो हम स्टार्ट लिया था हमने इसकी बिजनेस प्लानिंग में, मैंने बताया था कि हम लोग इसमें इनिशियल फेस है बिफोर स्टार्टिंग एनी प्रोजेक्ट्स इन अ फुल फ्लो में। और इसमें है क्या जी, फाइनल डिलीवरेबल हमने इसमें डिस्कस किया था कि इसमें क्या होगा, हमारे पास एक डिटेल प्लान होना चाहिए विद द मेजर माइलस्टोन्स के साथ, प्रोजेक्ट्स एंड एक्सपेक्टेड टाइमलाइंस क्या होगी, एंड अलोंग विद द सक्सेसफुल क्राइटेरिया क्या होगा, और assumptions एंड कॉन्स्ट्रेंट्स क्या हैं, कैविट्स एंड द चैलेंजेस हमारे पास क्या होंगे। तो ये सारी जो है इसको हम कुल मिला के अगर आप दूसरे सॉफ्टवेयर की देखें तो इसको हम फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स कहते हैं। ये हम फिजिबिलिटी जो है रिपोर्ट एक डिज़ाइन करते हैं कि जी ये जो प्रोजेक्ट्स हम बना रहे हैं तो इसमें रिसोर्सेज और जो हमें रिक्वायर्ड चीज़ें हैं क्या वो फुलफिल होगी, टाइम लाइन्स का जो है हमें टाइम कितना रिक्वायर्ड होगा। तो ये हमारे स्टेक होल्डर्स के दरमियान एक एग्रीमेंट होता है। जब वो एग्रीमेंट डन हो जाता है तो देन वी आर स्टार्टिंग ओवर जो है डेवलपमेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें जो था जी हमारे पास देखिए मेन पॉइंट्स ऑफ टारगेट्स क्या हैं जी हमारे पास,
फर्स्ट टास्क इन दिस फेज वुड बी स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, और इसके बाद हम डोमेन्स और सब्जेक्ट मैटर जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ डिस्कशंस करते हैं कि जी वो किस तरह से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्रॉब्लम टू बी सॉल्व होगा, असेस इज द प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ द डोमेन, और उस प्रॉब्लम को समझने के लिए हम हेल्प लेते हैं। जैसे भी आपने रिकमेंडर सिस्टम देखा है, तो रिकमेंडर सिस्टम जो मैनुअली बेस कर रहा था वो 4 जो है वो हमारे पास फीचर्स की बेस पे जो है वो बिल्डअप हो रहा था मैनुअल सिस्टम में, कि वो ओवरऑल ग्रेड देख रहे थे कि ओवरऑल जो उसका ग्रेड है वो क्या ए है, बी है, सी है, डी है, या जो भी है। इसके बाद जो नेक्स्ट था कि वो ओबीडियंट है कि नहीं है, इस फील्ड में येस एंड नो पेश करता था। इसी तरह से ये प्रोजेक्ट जो पहले से वो बना चुका है ओवरऑल उसका स्कोर कितना रहा, इसी तरह से उसके रिसर्च प्रोजेक्ट्स उससे रिलेवेंट कितने रहे। तो ये 4 फीचर्स को बेस बनाकर जो है एक आम एक्सपर्ट जो सिस्टम था जो पहले से रिकमेंडेशन ग्रांट कर रहा था, वो फिर इसको बेस बना के करता था येस एंड नोस। और फिर नेक्स्ट हमने भी इसी को जो फार्मूलेशंस को जो है वो कंप्यूटर मशीन में प्रेजेंट करना है। जी, डिस्कशन चल रही इससे आगे जी। अच्छा, ये जो डिस्क्राइब द मेन पॉइंट टारगेट एरिया ऑफ द बिजनेस ऑब्जेक्टिव टू बी सॉल्व, तो इससे हमें पता चलेगा कि हमने वो प्रॉब्लम जो सॉल्व करना है वो किस तरह से करना है। अंडरस्टैंड द सोल्यूशन दैट आर करंटली इन प्लेस, और वो क्या सोल्यूशन है जो इसकी जगह पे काम कर रहे हैं, जैसे मैनुअल कर रहा था, एंड व्हाट इज द लैकिंग, उसमें क्या कमी है, एंड व्हाट नीड्स टू बी इम्प्रूव, और उसे मजीद किस तरह से इम्प्रूव किया जाता है। तो इस बिजनेस डेफिनेशन प्रॉब्लम्स के अंदर आप इन सब चीज़ों पे क्या करते हैं, गौर करते हैं और इसका देखते हैं सोल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। तो डिफाइन द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स अलोंग द प्रॉपर डिलीवरेबल क्या होगा, सक्सेस क्राइटेरिया क्या होगा बेस्ड ऑन द इनपुट्स फ्रॉम द बिजनेस डेटा साइंटिस्ट एनालिस्ट एंड द, और इसके बाद आप जो है उस जो है सब्जेक्ट मैटर जो एक्सपर्ट्स हैं उन सब की राय को मिलाकर जो है ना इसका फाइनल एक कंक्लूजन बनाते हैं। अच्छा, अब ये जब कंप्लीट हो जाती है रिपोर्ट तो फिर क्या है, द मेन टास्क इन्वॉल्व वुड बी एनालाइज एंड असेस द करंट सिनेरियोज को देखते हैं व्हाट रिगार्ड टू द बिजनेस प्रॉब्लम डेफिनेशंस। Next, to include the looking at the word currently available and making the notes for the various items required ranging from the resources personal data। अब इसके बाद आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं कि जी आपके पास क्या चीज़ें अवेलेबल्स हैं और क्या जो आपको मैक्स जो है वो रिक्वायर्ड हैं चीज़ें। वो चीज़ें जो हैं वो हो सकता है कि आपको पीपल्स चाहिए हो, कुछ डेवलपमेंट प्रोग्रामर्स चाहिए हो, कुछ एनालिस्ट चाहिए हो, तो उसकी रिक्वायरमेंट को आप देखते हैं। बिसाइड दिस द प्रॉपर असेसमेंट ऑफ द रिस्क एंड द कंटीजेंसी प्लान, और इसके अलावा आपने एक प्रॉपर असेसमेंट ऑफ द रिस्क एंड द कंटीजेंसी प्लान भी डिज़ाइन करना होता है। और ये आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ये टॉपिक आपने पढ़ा हो कि जी किस तरह से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर किस तरह की रिस्क आ सकते हैं और उनको किस तरह से जो है हम लोग मैनेज करेंगे, और उसका ऑल्टरनेट प्लान किस तरह से हम डिज़ाइन करेंगे। सपोज एक प्रोग्रामर हमने लगाया या डाटा साइंटिस्ट लगाया है, वो कुछ अर्से में वो हमें लीव करने जा रहा है हमारा, उसका क्या ऑल्टरनेट प्लान होगा हमारे पास कि उसकी जगह दोबारा से नए आदमी से किस तरह से फिल की जाएगी, और वो जो काम जो हो चुका है उसको हम एक डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में कैसे लाएंगे कि लेटर ऑन अगर कोई ज्वाइन करता है तो वो किस तरह से जो है उस स्टेज से आगे कंटिन्यू करेगा। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है कि हमारे पास वेरीफाइंग द assumptions एंड constraints बेस्ड ऑन द डाटा अवेलेबल है, लॉट ऑफ माइट बी आंसर्स आफ्टर डिटेल एनालिसिस के बाद आपके पास जो आउटपुट आएगी ना वो ये है, डॉक्यूमेंट एंड द रिपोर्ट ऑफ पॉसिबल रिस्क इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग टाइमलाइन, टाइम कितना लगेगा, रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट क्या है, पर्सनल्स यानी लोग कितने आपको चाहिए, डाटा साइंटिस्ट है, डेवलपर्स हैं, और इसके अलावा डाटा की रिक्वायरमेंट क्या है एंड द फिनेंशियल्स, और फिर आपको उसको बजट कितना चाहिए इस सारे सिस्टम्स को जो है वो ऑन करने में। तो ये फाइनल डॉक्यूमेंट में आपके क्या होने चाहिए, मेंशन होने चाहिए। मजीद डिटेल आप लोग ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सीख जाते हैं, लिहाजा मैं इसको आगे चलूँगा ताकि हम लोग अपने एनालिसिस पे हम बात करेंगे। अच्छा, अब यहाँ से प्रोजेक्ट प्लान को आप डिस्कस कर लेते हैं। जी, प्रोजेक्ट प्लान क्या है हमारे पास, जनरली क्रिएटेड होगा कंसिस्टेंट
जो 6 फेसेस होंगे जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इन द क्रिप्स डीएम के अंदर। और इसमें एस्टिमेटेड टाइमलाइन इंपॉर्टेंट है, एलोकेटेड रिसोर्सेज, पर्सनल पॉसिबल रिस्क एंड द कंटीजेंसी प्लान्स। तो ये हमारा प्रोजेक्ट प्लान जो होगा एक डॉक्यूमेंट्री शक्ल में होगा और उसमें 6 फेसेस के लिहाज से जो है ये सब चीज़ें डिफाइन होंगी कि टाइमलाइंस कितना रिक्वायर्ड है, एलोकेटेड रिसोर्सेज क्या हैं, पर्सनल पॉसिबल रिस्क एंड सो। Care is taken to ensure the concrete high-level deliverable and successful criteria that defined for the each phase। अच्छा, अब यहाँ हर फेज के अंदर क्या हमारे पास उसकी डिलीवरेबल आउटपुट क्या होगी और उसका सक्सेसफुल क्राइटेरिया क्या होगा, ये भी हमें डिफाइन करना होगा। एन iterative phase होगा like the modeling are the highlighted with the annotative like the feedback based on the assignment might be and the models results and returns। अच्छा, अब जो हमारी एक्यूरेसी है वो उस मॉडल की कितनी अच्छी है, डेट इज़ रिक्वायरिंग साइट्रेटिव अप्रोच, यानी बार बार हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे या हम लोग उसमें हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग्स कर रहे हैं, उसके जो मॉडल्स के डिफरेंट पैरामीटर्स हैं उनकी वैल्यूज़ को चेंज करके देखेंगे, या हम अपने प्री प्रोसेसिंग फेज़ को जो है वो दोबारा से जो उसमें से एक्सट्रैक्शन ऑफ द फीचर है वो टेस्ट करने की कोशिश करेंगे कि हमारा एक्यूरेसी स्कोर क्या हो जाए, वो बेटर हो जाए। तो इसलिए ये क्या होगा, एक एटरेटिव प्रोसेस होगा, तो हमें केयरफुली जो है क्या करना होगा, इसे परफॉर्म करवाना होगा। फाइट्रेशंस पे जो हमारा सक्सेसफुल क्राइटेरिया होगा ये हमारा प्रॉपरली डिफाइन होना चाहिए। अच्छा, अब ये तो सारी डॉक्यूमेंट्री बात थी। अब हमारा डाटा अंडरस्टैंडिंग का फेज स्टार्ट होता है, ये सेकंड फेज है हमारे पास यहाँ पे बिजनेस की बात, क्योंकि बिजनेस अंडरस्टैंडिंग जो है ये मेजॉरिटी जो है वो रेलिवेंट है हमारे पास सॉफ्टवेयर, तो लिहाजा इसकी एक्सपर्टीज़ के लिए हम लोग आपको एक अलग सब्जेक्ट भी पढ़ाते हैं जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्पेस होता है कि जी हमने एनालिसिस कैसे फेस करना है और फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स कैसे बनानी है और प्रोजेक्ट प्लान कैसे बिल्डअप होगा और प्रोजेक्ट प्लान के अंदर जो टाइम लाइन है और रिसोर्सेज हैं, पर्सनल रिक्वायरमेंट है, कंटीजेंसी चीज़ें हैं, ये सारी उसके अंदर हम मेंशन करते हैं। और इसके बाद जब वो स्टेक होल्डर्स एग्री हो जाते हैं कि डेट दे आर एग्रीड ऑन डेट्स, जो भी आपने उसका जो है सोल्यूशन दिया है, बजट है, वो अफोर्डेबल है, देन दे आर अलाउडेड यू पीपल्स टू कंटिन्यू प्रोजेक्ट्स को कंटिन्यू करें। एट केस के वो हम स्टार्ट करते हैं डेटा केस के अंदर डाटा अंडरस्टैंडिंग से फेज से, ये अब इसको स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। डाटा अंडरस्टैंडिंग में क्या होगा, सेकंड फेज है, क्रिप्स प्रोसेस इन्वॉल्व taking a deep dive into the data available and understanding it in the further detail for starting and process of analysis। अच्छा, अब एग्जाम्पल को आपने हल किया तो आपने पहले से डाटा देखा था जी कि हमारे पास ये 4 कॉलम्स ऑफ डाटा अवेलेबल है, नेम था, नेम आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर अवर प्रोसेसिंग, और रिकमेंडेशन जो थी डेट वाज द आंसर ऑफ डेट था। तो पहले 4 कॉलम्स जो थे उनको आपने फिर देखा कि इनमें से 2 जो हैं दैट इज द नेम नेचर ऑफ द न्यूमेरिकल्स नेचर्स के हैं, एंड अदर इज द टू जो ओबीडियंट एंड द स्कोर ऑफ द ग्रेड जो था वो क्या था आपके पास, एक कैटेगोरिकल बेस्ड कॉलम्स थे, कैटेगोरिकल डाटा था हमारे पास। अच्छा, दिस इन्वॉल्व कलेक्टिंग द डाटा, इसमें क्या होगा, हम डाटा को कलेक्ट करेंगे, डिस्क्राइबिंग द वेरियस एट्रीब्यूट्स, और उसके जो मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स उनको डिस्क्राइब करेंगे कि वो क्या है, उनकी डाटा टाइप्स और उनकी नेचर ऑफ डाटा किस तरह से है। परफॉर्मिंग सम ऑफ द एक्सप्लेनेटरी एनालिसिस ऑफ द डाटा, और फिर उसके ऊपर कुछ एक्सप्लेनेटरी एनालिसिस ऑफ द डाटा करेंगे, उसका कोवेरियंस चेक करेंगे, कोरिलेशंस देखेंगे कि डाटा में क्या ट्रेंड्स है जिसको बेस बनाकर हम जो है वो अपनी प्रेडिक्शंस को जो है बेटर कर सकते हैं। कीप टैब ऑन द डाटा क्वालिटीज़, और फिर हम डाटा की क्वालिटीज़ को देखेंगे कि प्रॉपरली जो डाटा का क्वालिटीज़ है, कहीं स्पार्स डाटा तो ज़्यादा फिलअप नहीं है कि ये ना हो कि कुछ कॉलम्स के अंदर डाटा ही फिल ना हो। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हम डाटा अंडरस्टैंडिंग में देखते हैं। दिस फेज शुड नॉट बी द नेग्लेक्टेड बिकॉज द बैड डाटा और द इनसफिशिएंट नॉलेज अबाउट अवेलेबल डाटा कैन हैव द कैस्केडिंग एडवर्स इफेक्ट करेगा। और फिर डाटा की जो क्वालिटी के साथ जो क्वांटिटी है, डेट इज़ अ मैटर कि आपके पास डाटा सेट जो सैंपल्स की तादाद है वो कितनी है, क्योंकि सम जो है मशीन लर्निंग, अगर हम लोग डीप लर्निंग की वगैरह की बात करते हैं तो देयर वी आर रिक्वायरिंग अ ह्यूज सेट ऑफ डेटा, और वहाँ पर हमें एक लार्ज डाटा सेट की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, अब डाटा सेट्स के क्योंकि हमें देखना होता है कि वो उसका साइज़ कितना है, वॉल्यूम कितना है, उसी हिसाब से फिर हम आगे चल के क्लासीफायर सिलेक्शंस करते हैं कि वो इस डाटा के ऊपर क्या करेगा, बेटर प्रोडिक्शन देगा। अच्छा, डाटा कलेक्शन, इसके बाद आप डाटा को कलेक्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। डाटा कलेक्शन क्या होगा जी, देखिए, स्टैंडिंग एक्सट्रैक्ट क्यूरेट एंड कलेक्ट ऑल द नेसेसरी डाटा फॉर द बिजनेस ऑब्जेक्टिव।
अच्छा, इन्वॉल्व मेकिंग द यूज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हिस्टोरिकल डेटा यूज कर सकते हैं जो वेयर हाउस में पड़ा हो। सपोज अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि जी हमारा पिछला 4 से 5 ईयर्स का जो डाटा पड़ा हुआ है इसके ऊपर आप प्रिडिक्ट करें या पर्टिकुलर ट्रेंड्स को देखें। ट्रेंड्स हमारा जो है उसमें जो हमारे कस्टमर्स हैं, हमारे क्लाइंट्स हैं, वो किस प्रोडक्ट्स की तरफ रहा है। तो इस तरह के डाटा के लिए हमारे पास जो है हम लोगों उनका पास हिस्टोरिकल डाटा यूज़ करते हैं। तो डाटा मार्ट्स होगा, डाटा लेक्स होगा, तो इनसे हम डाटा को क्या करते हैं, गेट करते हैं। अच्छा, एन असेसमेंट इज डन बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग डाटा अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इफ देयर इज एनी नीड फॉर द एडिशनल डाटा। फिर आप उस पर असेसमेंट क्या हमारा असेसमेंट करते हैं, एवेल्युएट करते हैं कि इसको बेस बनाकर हमारा जो प्रॉपरली जो मॉडल करना चाह रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्यूशंस के लिए एनफ डाटा है या हमें मजीद एडिशनल डाटा की क्या होगी, ज़रूरत पड़ेगी। दिस कैन बी ऑब्टेन फ्राम द वेब, और अगर मजीद है तो फिर आप उसको वेब से ऑब्टेन कर सकते हैं कि नहीं ओपन डाटा सोर्सेज से, और इट कैन बी ऑब्टेन फ्राम द अदर चैनल लाइक द सर्वे से आप गेट करेंगे, परचेजेस करेंगे, और या एक्सपेरिमेंट्स आप वो करने पड़ेंगे या सिमुलेशंस का आप इस्तेमाल करेंगे उस डाटा कलेक्शंस के लिए जो आपको फर्दर रिक्वायर्ड है। तो डिटेल डॉक्यूमेंट शुड बी कीप इन ट्रैक ऑफ द डाटा सेट, और इसके बाद आप उसको एक डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में लिखेंगे, डिटेल डॉक्यूमेंट बनाएंगे उस डाटा सेट्स के बारे में कि आपकी डाटा जो उसमें पूरा एनालिसिस है कि ये डाटा सफिशेंट है, नहीं है, मज़ीद डाटा चाहिए, अगर चाहिए तो कहाँ से चाहिए, अगर उसको पेड है तो फिर आपने कितना पेमेंट्स करना है। अच्छा, दिस डॉक्यूमेंट कैन बी कंबाइंड विद द सब्सिक्वेंट स्टेज ऑफ द फेसिस, और ये भी जिस तरह पिछले में हमने देखा कि हमने एक प्रोजेक्ट प्लान बनाया है, अब ये भी हमारे पास जो प्रोजेक्ट प्लान एक डॉक्यूमेंट था उसी तरह से हमारे पास ये डॉक्यूमेंट जो कि डाटा कलेक्शन के हवाले से थी। अच्छा, ये भी बच्चों हम क्या कर लेंगे, उसमें ऐड कर लेंगे। अच्छा, अब ये काम हमने करना है, आपने इसको प्रॉपरली पढ़ना है, और फिर हमने इसके मुताबिक ही जो है ना अगले नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट्स जो सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स होंगे इंशाल्लाह, मिनी सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स हैं, वो आपने इसको जो है ना सामने रखते हुए मरूज़ खातर रख के आपने इसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो ये डाटा कलेक्शन के हवाले से एक डॉक्यूमेंटेशन बन गई यहाँ पर हमारे पास ये, और ये अगले जो हमारे फेसेस होंगे उनके पास हमारे पास क्या होगी, एज एविडेंस चलेगी कि हमारे पास डाटा किस तरह का है और हमने उसको किस तरह से यूटिलाइज करना है ना नेक्स्ट फेसेस के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट आता है कि आपने डाटा डिस्क्रिप्शन है, इसमें डाटा डिस्क्रिप्शन में इन्वॉल्व होगा कैरिंग आउट द इनिशियल एनालिसिस ऑन द डाटा टू अंडरस्टैंड द मोर अबाउट डाटा। अच्छा, इसमें देखें उसका सोर्स क्या है, डाटा कहाँ से आ रहा है, उसका वॉल्यूम, उसके एट्रीब्यूट्स और फिर उनका रिलेशनशिप, ये हम डाटा डिस्क्रिप्शन के अंदर डिस्कस करते हैं। Once these details are documented, any shortcoming, if noted, should be informed to the relevant persons को इन्फॉर्म करेंगे कि वो उसे फिल करवाएं, कंप्लीट करवाएं। अच्छा, इसमें कौन से फैक्टर हैं, तो आप देख लीजिए। इसमें डाटा सोर्स में अगर देखें तो क्या एसक्यूएल सर्वर से आ रहा है, नो एसक्यूएल से आ रहा है, बिग डाटा से आप ले रहे हैं, रिकॉर्ड ऑफ द ऑरिजिन्स क्या है उसका, रिकॉर्ड ऑफ रेफरेंस क्या है। अच्छा, डाटा वॉल्यूम में क्या क्या होता है, साइज है, नंबर ऑफ द रिकॉर्ड्स कितनी तादाद क्या है, टोटल डाटाबेसेस जो इसमें इन्वॉल्व हैं कितनी हैं, और उनमें टेबल्स की तादाद क्या है, और हर टेबल्स का फिर आप उसमें डिस्क्रिप्शन भी लिखते हैं। ऐसे ही डाटा एट्रीब्यूट्स की अगर रिलेशनशिप्स की और डिस्क्रिप्शंस की अगर बात करते हैं उसमें वेरिएबल और उसके डाटा टाइप, जैसे एसक्यूएल में आपका डाटा आप यूज़ करते हैं, अगर टेबल डिफाइन करते हैं तो वहाँ पर देखें मेटा डाटा अवेलेबल होता है जो आप देते हैं कि ये जी इंटीजर टाइप का फील्ड होगा, ये जो है वेरिएंट करेक्टर्स हैं, वॉच और जिसको आप लिखते हैं। अच्छा, इसी तरह से वो डेट एंड टाइम है, तो दीज आर कॉल्ड, हमारे पास डाटा एट्रीब्यूट्स हैं, और ये हमारे जो है डिस्क्राइब करते हैं डाटा की नेचर्स को कि वो किस नेचर का डाटा आपने उसमें क्या किया स्टोर किया हुआ है। ऐसी रिलेशनशिप एंड द मैपिंग स्कीम्स कि आपने उनके दरमियान अगर रिलेशनशिप है, जैसे आप लोग प्राइमरी की एंटिटी रिलेशनशिप है या फॉरेन की है, जो एंटीग्रेटेड जो है रेफरेंशियल एंटीग्रेटेड कहलाता है, अगर आपने उसको इम्प्लीमेंट किया हुआ तो उसकी डिटेल भी उसमें मौजूद होनी चाहिए, ताकि जब आप डाटा को फैच करें तो आप प्रॉपरली उसको जो क्यूरी करना चाह रहे हैं तो आपकी क्यूरी प्रॉपरली लिखी जा सके। जैसे बेसिक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, और इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स जो है आप मीन्स हैं, जैसे उनके मीडियन है, वेरिएंस हैं, तो ये भी आप जो है उसके अंदर क्या करें, कंप्यूट करें, और उसको जो है डिटेल उसी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हो कि अगर उसमें एवरेज डाटा, मीन, मीडियन, उसका वेरिएंस उसका, तो फोकस ऑन विच एट्रीब्यूट आर द मोस्ट। ये जो आखिरी बात जो मैंने इस वक्त आपके सामने कलरफुल की है रेड से,
ये एट्रीब्यूट्स तो आपने सारे देख लिए, बट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डेट कंट्रीब्यूट्स इन योर फाइनल्स, जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें क्या उसका रोल होगा या वो उसमें क्या इंपॉर्टेंस है, डेट शुड बी डिफाइंड। अच्छा, अगर हम अपनी एग्जांपल की बात करते हैं तो वहाँ पे देखें नेम भी था, बट नेम इज़ अ नॉट यूजफुल फॉर माई प्रोडिक्शंस के, हमारे प्रोडिक्शन में वो नाम कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता था। तो हमने उस जो है वो फीचर या कॉलम्स को हमने उसमें से क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया था और 4 ले लिए थे बाकी। और उसी तरह से रिकमेंडेशंस का जो था वो हमारे टारगेट से, लिहाजा वो एज अ फीचर हमने यूज़ नहीं किए। तो इस तरह से हर फीचर्स की वो क्या है जो है उसकी इम्पोर्टेंस हो सकती है बिजनेस के हवाले से, इसके ऊपर भी आप क्या करेंगे, सोचेंगे और फिर उसको भी आप जो है ना एक जो है तफसीलन अपनी डॉक्यूमेंट्स के अंदर तहरीर करेंगे। Elaboratory data analysis, elaboratory data analysis also known, ये बोलेंगे वन ऑफ द फर्स्ट मेजर एनालिसिस स्टेज होगी। अच्छा, इसमें क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन, स्टैटिस्टिक्स, प्लॉट, चार्ट्स एंड विजुअलाइजेशंस का। अच्छा, अब वो जो आपने पीछे जो डिफाइन हो चुका चीज़ें, अब आप उसको जो है यहाँ पर एक ग्राफ की शक्ल में दिखा रहे हैं या उसको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स उसमें से देखना चाहते हैं कि जी मीन मोड को हम कैलकुलेट करें किसी भी कॉलम्स का और उसको फिर हम प्लॉट करें, चार्ट बना के देख सकें, विजुअलाइजेशंस है, वेरियस डाटा एट्रीब्यूट, फाइंड उनके एसोसिएशन कोरिलेशंस टू मेक नोट्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्रॉब्लम इफ एनी। और यहाँ पर जो है जो है हमारे पास जो है पाइथन वगैरह में भी बिल्ट इन हमारे फंक्शनलिटीज अवेलेबल है, जिसमें हम लोग जो है ना कोरिलेशंस वगैरह को जो है वो प्लॉट कर सकते हैं आसानी से। और नेक्स्ट जो हम एक्सपेरिमेंट हम आप करवा रहे हैं उसमें हम लोग ये काम जो है ना इंशाल्लाह करेंगे कि जो हमारे फीचर्स हैं, फीचर्स को सिलेक्शंस को है वो हम बेस करेंगे स्टैटिस्टिकल एवेलुएशंस पर, और उसके लिए जो है मैं वहाँ पर कोरिलेशंस और जो है रिग्रेशंस को प्रेजेंट करके उनकी इम्पोर्टेंस को जो है वो हम पहले से एवेलुएट कर लेंगे। तो इसमें 6 जो है ना मेजर जो स्टेप्स हैं, वो टास्क हैं इस स्टेज में, वो ये होंगे। एक्सप्लोर करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे द रियल डाटा एट्रीब्यूट्स को, सेलेक्ट करेंगे डाटा एट्रीब्यूट सबसेट सीम्स टू बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रॉब्लम, जो हमारे प्रॉब्लम्स में क्या होंगे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। एक्सपेंसिव एनालिसिस होगा, एक्सटेंसिव एनालिसिस टू फाइंड द कोरिलेशंस, और कोरिलेशंस को फाइंड करेंगे एंड एसोसिएशंस को, और कि उनके दरमियान एसोसिएशन है, एंड द टेस्ट हाइपोथेसिस, और हाइपोथेसिस जो हम है उसको वेरीफाइड करेंगे कि वाकई के जो हमारे जो फीचर्स के लिहाज से जो एविडेंस है वो वैलिड है या नहीं है। और लास्ट होगा नोड मिसिंग डाटा पॉइंट्स इफ एनी, और अगर कोई उसमें से डाटा मिसिंग है, उसमें डाटा प्रॉपरली फिलअप नहीं हुआ हुआ, तो हम उसको क्या करेंगे, प्रॉपरली नोट कर लेंगे यहाँ स्टेज पे, ताकि हम आगे चलकर उस डाटा को क्या करें अच्छा, क्वालिटी एनालिसिस होगा इसके। अच्छा, क्वालिटी क्या है जी, देखिए इसमें आपने मिसिंग वैल्यूज को देखना है कि कोई मिसिंग वैल्यूज तो नहीं है, इनकंसिस्टेंट वैल्यूज तो नहीं है उसके अंदर। यानी जैसे हमारे पास जो था उसमें ओबीडियंट में, हमने ओबीडियंट में आपने लिखा वाई और इसी तरह से नेक्स्ट ने लिख दिया यस, तो इस तरह का जो है ये वैलिड नहीं है। आप एक जो है वो स्कीम डिफाइन करेंगे कि आपने यहाँ पर कौन सा सिंबल जो है प्रेजेंट करना है, आइदर यस और नो लिखना है तो आप प्रॉपरली यस एंड नो लिखेंगे, अगर वाई एंड एन लिखना है देन आप वाई और एन प्रॉपरली कंसिस्टेंट वैल्यूज लिखेंगे। क्योंकि बाद में जब हम लोग इसको कैटेगोरियल्स में तक डिफाइन करेंगे तो वो इन दो वेरिएबल्स को वैल्यूज पे अलग अलग काउंट करेगा कि ये यस वाली और वेरिएबल है और ये यस की दैट इज एन अदर वेरिएबल्स। तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ड्यू टू द डाटा एरर्स मैनुअल एंड ऑटोमेटेड में अगर किसी ने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन उनमें फिलअप कर दी है, वो भी हम चेक करते हैं कि वो किस हद तक इसमें जो है गलत इन्फॉर्मेशन है, जो प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन फिल नहीं हुई वो भी हाईलाइट करके उसको भी हम दुरुस्त करेंगे इन द नेक्स्ट फेज के अंदर। अच्छा, रॉन्ग मेटा डाटा इन्फॉर्मेशन। अच्छा, जो मेटा डाटा है वो इन्फॉर्मेशन को भी हम देखेंगे कि हमारे पास इंटीजर है, इसी तरह से जो है वो वर्ड्स करेक्टर्स है, तो जो मेटा इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल ठीक एग्जैक्टली वैसे ही होनी चाहिए या जो है वो रॉन्गली सिलेक्ट की गई है। जैसे एज है, एज आमतौर पर हम लोग इंटीजर्स वगैरह में लेते हैं, लेकिन साथ में अगर आपने इसके लिखना हो करेक्टर तो वो जो है करेक्टर वेरिएंट होगा, वेरिएंट करेक्टर में होगा तो उसने एज ऐसे लिखी होगी 5 years। तो इस तरह के जो कॉलम्स के ऊपर जो है वो पर्टिकुलर यू कैन नॉट परफॉर्म्स के हम लोग ये देखना चाहेंगे जी उसकी टोटल एज कितनी है, तो उसमें से हम लोग ये इंटीजर जो है वो अलग नहीं कर सकते, ये हमारे पास एज अ स्ट्रिंग जो है वो वैल्यूज आती है।
तो दे कैन नॉट बी यूज इन मैथमेटिकल जो है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, या वहाँ पर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो आपने चेक करना होता है कि मेटा डाटा इन्फॉर्मेशन प्रॉपर है या नहीं है। अच्छा, ये तो हमारा डाटा अंडरस्टैंडिंग का फेज था जी। अब डाटा प्रिपरेशन है। अच्छा, हमारे जो लास्ट एग्जांपल में याद हो, डाटा प्रिपरेशन में हमने क्या परफॉर्म किया था, 2 स्टेप्स परफॉर्म किए थे। नंबर 1 ये था कि फर्स्ट ये था कि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को हमने यूनिट वेरिएंस में लाए थे, वेरिएंस में लाए थे, यानी उसका मैग्नीट्यूड कम किया था। और वो हमने ये यूज़ किया था इस काम के लिए स्टैंडर्ड स्केलर को यूज़ किया था, स्केलर को यूज़ किया था। इसी तरह से जो हमारे पास कैटेगोरिकल हमारे कॉलम्स थे, कैटेगोरिकल डाटा के लिए क्या यूज़ किया था अभी बच्चों याद है? जिसमें हमारे पास यस एंड नो था, या हमारे पास जो है क्या यूज़ किया था हमने? हॉट कोडिंग। हाँ, वन हॉट कोडिंग, शाबाश, वन हॉट कोडिंग स्कीम को यूज़ किया था। और उसमें हमने फंक्शन बेटा यूज़ किया था गेट डिमीज पांडास का, डिमीज को मैंने यूज़ किया था जी। तो ये डाटा प्रिपरेशन है कि डाटा प्रिपरेशन ये है कि आपने डाटा को इस फॉर्म में ले जाएं कि दैट शुड बी फेड टू दी फीड टू दी मशीन्स को हम फीड करवा सकें, मशीन लर्निंग के जो हमारे क्लासीफायर्स हैं और उनको हम क्या कर सकें, फीड करवा सकें। तो ये है हमारा डाटा प्रिपरेशन का बेसिक कंसेप्ट। अब इसको स्टार्ट कर देखते हैं। तो डाटा प्रिपरेशन इज द थर्ड फेज होगा इन द क्रिप्ट जो है डीएम डाटा माइनिंग प्रोसेस टेक्स प्लेस आफ्टर गेनिंग एनफ इन नॉलेज अबाउट द बिजनेस प्रॉब्लम को भी समझ लिया है, रेलिवेंट डाटा सेट को भी समझ लिया है। तो लिहाजा डाटा प्रिपरेशन इज मेनली अ सेट ऑफ द टास्क है। डाटा परफॉर्म जिसमें हम क्लीनिंग करेंगे, रैंगलिंग करेंगे, क्यूरेट करेंगे एंड प्रिपेयर द डाटा बिफोर रनिंग एनी एनालिटिकल एंड मशीन लर्निंग मेथड से। यानी आपने मेथड जो मशीन लर्निंग मेथड में जो है फीड करवाने से पहले जो है वो आप क्या करेंगे, ये प्रोसेस को परफॉर्म करेंगे। अच्छा, डाटा प्रिपरेशन यूजुअली इज़ द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग होगा। यहाँ पर आप देखें आपको मैक्सिमम टाइम जो है वो आपका यही लगेगा। अगर आप टोटल प्रोजेक्ट को आप 100% में डिवाइड करते हैं तो यू हैव टू 70 to 80% कहा जाता है कि यू हैव टू यूज़ फॉर द डाटा प्रिपरेशन के लिए आप क्या करते हैं, लगाते हैं। और 20% जो होता है वो वी हैव टू सर्व फॉर द एक्सपेरिमेंट फॉर द प्रेडिक्शन के लिए हम उसको लगाते हैं टाइम। तो इसमें देखिए द प्रोसेस ऑफ डाटा इंटीग्रेशन इज मेनली डन व्हेन वी हैव द मल्टीपल डाटा सेट्स। हो पहला तो आपने अगर आपके पास एक से ज़्यादा डाटा सेट है तो सब डाटा सेट से डाटा कलेक्ट करके एक ही फाइल में ले जाइए, या आप एक ही उसमें जो है जो भी आपने फाइल है या आपके पास ऑब्जेक्ट्स है आप उसमें उसको क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। अच्छा, अब ये होगा कैसे? पेंडिंग द सेवरल डाटा बाय कंबाइनिंग देम व्हिच इज टिपिकली डन बाय डाटा सेट हैविंग द सेम एट्रीब्यूट्स। तो सेम एट्रीब्यूट्स वाले डाटा सेट को तो आप एक ही जगह पे इकट्ठा कर सकते हैं। एंड मर्जिंग द सेवरल डाटा सेट टुगेदर हैविंग डिफरेंट एट्रीब्यूट्स और कॉलम बाय यूजिंग द कॉमन फील्ड्स। और जो मुख्तलिफ हैं तो आप देखेंगे कि इनमें से कौन से ऐसे कॉमन फील्ड्स हैं जो हमें चाहिए। तो लिहाजा वो कॉमन फील्ड्स में जो है डाटा क्या होगा, एक ही कॉलम में तमाम डाटा सेट से उठा के एक ही कॉलम में उन्हें क्या करेंगे, पेस्ट करवा देंगे। तो ये दो है, पेंडिंग सेवरल डाटा सेट्स यानी सबको जोड़ना है, डाटा सेट्स को कंबाइन, अगर वो मुख्तलिफ हैं देन मर्ज करना है। लेकिन मर्ज किस बेस पे करना है, उनके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स और कॉलम्स, लेकिन हमें चाहिए कॉमन फील्ड्स लाइक द कीज। अच्छा, इसके बाद डाटा रेंगलिंग का फेस आता है। इसमें क्या होगा जी, देखें द प्रोसेस ऑफ डाटा रेंगलिंग और डाटा मंगलिंग मतलब क्या होता है, इन्वॉल्व डाटा प्रोसेसिंग, क्लीनिंग, नॉर्मलाइजिंग एंड फॉर्मेटिंग। तो ये आपने याद रखना है कि रेंगलिंग का मतलब क्या है कि डाटा को प्रॉपर प्रोसेसिंग की जाए, क्लीनिंग की जाए, उसकी नॉर्मलाइज किया जाए एंड फॉर्मेट किया जाए। डाटा इज अ रॉ फॉर्म में होगा, रियरली कंज्यूमेबल बाय द मशीन लर्निंग मेथड टू बिल्ड अप। तो वो इस रॉ फॉर्म को मशीन जो है वो नहीं समझ सकती। तो वी नीड टू द प्रोसेस द डाटा बेस्ड ऑन द फॉर्म्स। तो उसकी फॉर्म्स को बेस करें, क्लीनिंग अंडर द एरर्स, और उसमें से एरर को हम क्लीन करेंगे एंड इनकन्सिस्टेंसी को दूर करेंगे एंड द फॉर्मेट इट इनटू द मोर कंज्यूमेबल फॉर्मेट में ले जाए, जैसे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम क्या करे, समझ सके। और इसमें कौन से स्टेप्स हैं, देखिए फॉलोइंग मेन टास्क ये हैं। हैंडलिंग द मिसिंग वैल्यूज़, जो आपने प्रीवियस फेज के अंदर मिसिंग वैल्यूज़ आपने नोट की हुई थी वो अब आप क्या करेंगे, उनको
उसकी या तो उनकी रोज को रिमूव कर दें, या इम्प्यूटेशन मिसिंग वैल्यूज़, या उनको आप भरपाई करें, फिल करें। इससे सपोज वो अगर एक हमारे पास जो है प्रोजेक्ट स्कोर है, तो आप अगर एवरेज प्रोजेक्ट स्कोर निकाल के यहाँ डाल देते हैं कि इसका जी एवरेज होगा, क्योंकि मिसिंग वैल्यूज़ है, तो यहाँ आप ज़ीरो लगाएंगे। तो ठीक है जी, इसमें जो ज़ीरो है वो इज़ नॉट वैलिड। तो हम लोग एक वैलिड ये दे रहे हैं कि जी एवरेज वैल्यूज़ को यहाँ पर क्या किया जाए, प्लेस किया जाए। या दूसरे में ये जो इनकम्प्लीट डाटा की जितनी भी रोज हैं, रिकॉर्ड्स हैं, उसमें से क्या कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए। अच्छा, नेक्स्ट है हैंडलिंग द डाटा इनकंसिस्टेंसी। क्या होगा, इनकंसिस्टेंसी को आप कैसे करेंगे, डिलीट कर देंगे उसी रोज को, या एट्रीब्यूट्स एंड द फिक्स इनकंसिस्टेंसी, या आप जो है नए एट्रीब्यूट्स बनाएंगे नए डाटा टाइप्स के साथ, और फिर उसमें से वो पर्टिकुलर डाटा एक्सट्रैक्ट करके आप उस नए कॉलम में डाल लेंगे। तो इस तरह से आप डाटा इनकंसिस्टेंसी को क्या करेंगे, कवर करेंगे उसको। नेक्स्ट है फिक्सिंग इनकरेक्ट मेटा डाटा एंड एनोटेशंस है। अच्छा, इनकरेक्ट मेटा डाटा जो था, सपोज जैसे अभी मैंने कहा कि जी वो होना चाहिए था इंटीजर, जबकि जो है वो था हमारे पास फॉर करेक्टर एज। तो आप उसको क्या करेंगे, इस एट्रीब्यूट्स को जो है वो डाटा टाइप को चेंज कर देंगे इंटीजर्स 3, 4, 5 जो भी एज थी उसकी। नेक्स्ट है हैंडलिंग द एम्बिगुअस एट्रीब्यूट वैल्यूज, और ऐसी वैल्यूज एम्बिगुअस वैल्यूज जो किसी एट्रीब्यूट में फिल्ड हैं, तो वो आप क्या करेंगे, उनको हैंडल करेंगे, या तो उसमें से रिमूव करेंगे, या पर्टिकुलर किसी एक वैल्यूज के साथ उसको क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। क्यूरेटिंग एंड द फॉर्मेटिंग डाटा इनटू द नेसेसरी फॉर्मेट, और फिर आप उन सारी जो वैल्यूज हैं उन्हें पर्टिकुलर, जैसे हमने अभी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल को देखा, जेसन में आप कन्वर्ट कर लेंगे डाटा को, या रिलेशनल रखेंगे टेबल्स की फॉर्म में। तो ये सारे परफॉर्म करने के बाद कि बार बार ना परफॉर्म करना पड़े, आप उस डाटा सेट को किसी CSV फाइल में रख लेंगे बच्चों, जेसन में रख लेंगे, हो सकता है XML आपको फॉर्मेट में रखना हो, इसमें रख लीजिए, या रिलेशनल रखना है तो आप उसको टेबल्स में क्या करेंगे, डाटा को स्टोर कर देंगे। यानी जो आप उसके ऊपर उसको फाइंड करने के लिए प्रोसेस परफॉर्म कर चुके हैं, परफॉर्म करने के बाद आप उसको उसमें वापस स्टोर कर दीजिए, ताकि हर दफ़ा जब एक्सपेरिमेंट हो हम बार बार जो है वो ये स्टेप्स क्या हो, परफॉर्म ना करने पड़े। तो एट्रीब्यूट जनरेशन एंड सिलेक्शंस क्या होगी, डाटा इज कंप्रेसिंग ऑब्जर्वेशन सैंपल रोज एंड कॉलम्स होते हैं। ये आपको पता होगा, अपने डाटाबेस में पढ़ा है कि सैंपल्स हमारे क्या होती हैं, रोज को हम कहते हैं, एंड एट्रीब्यूट्स एंड द फीचर्स हमारे कॉलम्स होते हैं, और ये मैं क्लास में लिखवा चुका हूँ। क्या डायमेंशंस हम कहते हैं, तो दीज आर हमारे पास क्या है, कॉलम्स हैं। द प्रोसेस ऑफ द एट्रीब्यूट जनरेशन इज आल्सो नोन एज द फीचर एक्सट्रैक्शन कहलाएगी, ये इंजीनियरिंग कहलाती है, द मशीन लर्निंग। यानी आप जो एट्रीब्यूट्स आप उसमें से जनरेट करवा रहे हैं, जैसे आपने वन हॉट कोडिंग किया था, जनरेट करवाया था इससे ओबीडियंट से, तो आपके पास दो नए कॉलम आ गए थे, वन फॉर द यस एंड अदर फॉर द नो के लिए। एट्रीब्यूट जनरेशन इज बेसिकली क्रिएटिंग द न्यू एट्रीब्यूट्स और द वेरिएबल्स। इसका मतलब ये होता है कि आप नए एट्रीब्यूट्स बनाते हैं या वेरिएबल बनाते हैं फ्रॉम एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट्स, पहले से मौजूद एट्रीब्यूट से, बेस्ड ऑन द सम रूल्स, किसी एक कवानीन की बेस पे, लॉजिक्स की बेस पे, और हाइपोथेसिस की बेस पे। तो a simple example would be creating a new numeric variable called the age। जैसे आपने एज क्रिएट करना हो बेस्ड ऑन द टू आपके पास फील्ड थे, यानी करंट डेट को लिया और बर्थडे, यानी बर्थ जो डेट थी वो आपके पास एक कॉलम में स्टोर थी, आप उसकी एज कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आपको दो कॉलम चाहिए, बर्थडे डेट और करंट डेट, और आप उसमें से माइनस करके उसकी टोटल क्या निकाल लेते हैं, एज। तो यूँ आपके पास एक नया कॉलम बनेगा एज का, और डेट इज बेस्ड ऑन किसके, बर्थ डेट, एंड माइनस करेंगे हमारे पास करंट डेट में से बर्थ डेट को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास एग्जैक्टली जो है वो नेक्स्ट उसकी एज आ जाएगी। तो एट्रीब्यूट सिलेक्शन जो है इज बेसिकली सिलेक्टिंग अ सबसेट ऑफ द फीचर और एट्रीब्यूट फ्रॉम द डाटा सेट बेस्ड ऑन द पैरामीटर लाइक द एट्रीब्यूट इंपॉर्टेंस, क्वालिटी की बेस है, रेलिवेंसी है, assumptions है, एंड द कॉन्स्टेंट्स बेस हाँ जी, है। अच्छा, अब यहाँ पर इस फेस में जो हमने किया ये, टुकड़े आए सारे खराब हेलो हो गए। क्या कह रहे हैं, आवाज नहीं आ रही जी, कोई सवाल है? ये मॉडलिंग का फेस आ रहा है। अच्छा, इसमें हमने क्या किया था, इस पे हम जरा बात कर लेते हैं। अच्छा, इसमें हमने तो एक स्केलर से दो हमारे कॉलम से हमने नए कॉलम जनरेट किए थे, याद है?
हमने एक्चुअली वो जो उन कॉलम्स को राइट कर लिया था विद द न्यू स्केलर के साथ, ऐसे ही 2 कॉलम जो थे वो हमने 1 हॉट कोडिंग्स के बेस पर जनरेट किए, तो यूं कुल मिला के हमारे कितने कॉलम बन गए थे फीचर्स के? 9। स्टार्ट में कितने थे बच्चों? 4 थे। 4 कौन कौन से थे हमारे पास? वो थे मेरे ख्याल में ओवरऑल स्कोर था, और इसके बाद जो दूसरा था वो ओबीडिएंट के बेस पे था, और इसी तरह से नेक्स्ट जो था वो प्रोजेक्ट स्कोर है, और इसी तरह से जो नेक्स्ट था वो हमारे पास रिसर्च स्कोर था, रिसर्च स्कोर। अच्छा, अब हमने क्या किया था कि इन दोनों को जो था इनको हमने लो डायमेंशंस में कन्वर्ट किया स्टैंडर्ड स्केलर की मदद से। तो ये रहे 2 ही, 2 ये हो गए, और ये हमने ए से लेके एफ तक था, तो 6 ये हो गए। और इसी तरह से हमारे पास ये था ओबीडिएंट फेस था, ये 5, शायद से 5 और 2 7 और ये 2 9, ये कुल थे 9। जी, तो ये जो हमारी आउटपुट थी ये अब आपने याद रखनी है, दिस इज कॉल्ड अ फीचर इंजीनियरिंग। ये हमने परफॉर्म किया था इसके ऊपर फीचर इंजीनियरिंग। वी आर कंप्यूटेड न्यू एट्रीब्यूट्स ऑन बेस ऑन द एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट्स की बेस पे, और उसमें से 1 हॉट कोडिंग हमने सीखा, और स्केलर ऑफ दी जो है स्टैंडर्ड स्केलर की मदद से यूनिट वेरिएंस जो है वो नंबर वैल्यूज को चेंज किया। अच्छा, आगे था मॉडलिंग का। अच्छा, मॉडलिंग फेज में देखा था आपने, बहुत ही हमारे पास एक वहाँ बहुत सिंपल था कि हमने एक चीज़ वहाँ इंपोर्ट की थी फ्रॉम एस के लर्न, और लर्न से जो है वो लीनियर मॉडल, और लीनियर मॉडल इंपोर्ट करवाया था लॉजिस्टिक रिग्रेशंस को, और ये देखें लॉजिस्टिक रिग्रेशन आ गया हमारे पास बच्चों। और इसी का जो है ऑब्जेक्ट बनाया एलआर डॉट फिट एक मेथड था, और फिट की मदद से हमने उसको ट्रेनिंग की। ये जो फिट है ना फंक्शन, इसमें आपने 2 चीज़ें पास की थी, हमारे पास डाटा और उसके टारगेट्स, डाटा और आप उसके टारगेट देते हैं। तो जैसे हमने एक्स ट्रेन में डाटा रखा हुआ था, और वाई ट्रेन जो थी डैट इज़ द 1 डायमेंशन हमारे पास लेबल से, तो ये हमने उसको पास किए। तो दिस इज कॉल्ड द ट्रेनिंग फेज था इसका। अच्छा, ट्रेनिंग के बाद फिर हमने क्या किया, इसके ऊपर हमने एवेल्युएशंस करवाई, यानी इसके ऊपर हमने इसका रिजल्ट लिया, तो डेट इज यूज हुआ था प्रिडिक्ट फंक्शन था। प्रिडिक्ट को आपने एक्स ट्रेन ही पे जब हमने चेक किया, तो जो हमारे पास इसके करस्पॉन्डिंग लेबल्स इसने प्रिडिक्ट करवाए वो आ गए, प्रिडिक्ट लेबल हो गया, सही है ना। अच्छा, अब ये उसके जवाब आ गए थे आंसर के, जी रिकमेंडेशन है, तो इस पे किस पे था हमारे पास? ट्रेनिंग ही पे किया। जब ट्रेनिंग पे किया तो हमने चेक किया, तो यस नो जो था वो एक्यूरेट वही थे। तो इसका जो रिजल्ट हमने देखा एक्यूरेसी दैट वाज द 100%, यानी जवाब ऐसे ही थे जैसे हमारे एक्चुअल गोल्डन लेबल्स के थे। अच्छा, अब हम इसको पढ़ते हैं। द फोर्थ फेज इज द क्रिस्प डीएम प्रोसेस इज द कोर फेज है। क्या मतलब है? प्रोसेस वेयर द मोस्ट ऑफ द एनालिसिस टेक प्लेस विद रिगार्ड टू यूजिंग द क्लीनिंग फॉर्मेटिंग एंड एट्रीब्यूट टू बिल्ड द डाटा टू सॉल्व द बिजनेस प्रॉब्लम। यानी ये वो फेज है जहाँ पर हम लोग अपना एक्चुअली जो ये क्लीनिंग और फॉर्मेटिंग डाटा के बाद अपने प्रॉब्लम्स को क्या देते हैं? सोल्यूशन देते हैं। द बेसिक आइडिया इज द बिल्ड मल्टीपल मॉडल्स। और यहाँ हमारा जो बेसिक आइडिया होता है बच्चों, ये होता है कि हम मॉडल को मल्टीपल मॉडल बनाते हैं, एट्रेटिवली ट्राइंग टू गेट द बेस्ट। ये बात अब याद रखनी है आपने, एक ही दफ़ा में आप जो है ना करेक्ट पोजीशन पे नहीं पहुँचते, बट यू हैव टू एट्रेटिवली ट्राई टू गेट द बेस्ट मॉडल। आपने उनमें से बेस्ट मॉडल को क्या करना है? गेट करना है। गेट सेटिस्फाइड ओवर सक्सेस क्राइटेरिया, जो हमारे सक्सेसफुल क्राइटेरिया को क्या करें? मीट करे। जो हमने कहा था कि जी हमने 98% एक्यूरेट जो है हमारा सिस्टम जवाब देगा, या 90% उसकी एक्यूरेसी होगी, तो यहाँ तक पहुँचने का जो हमारा क्राइटेरिया होगा हम उसको सामने रखते हुए इसकी क्या करेंगे? ट्रेनिंग करेंगे, और डाटा माइनिंग्स ऑब्जेक्टिव्स को क्या करेंगे? यहाँ अचीव करेंगे, एंड बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ क्या करेंगे? अचीव करेंगे, उन्हें सेटिस्फाइड करेंगे। सम ऑफ द मेजर स्टेजेस इसमें क्या क्या है? इन दिस स्टेज ओवर पिक अप लिस्ट ऑफ द रेलिवेंट मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग के बहुत सारे मॉडल्स हैं, जैसे मैंने अभी आपको एक लीनियर मॉडल का जो है वो हमने इम्प्लीमेंट किया। इसी तरह से आगे चल के हम लोग जो है वो देखेंगे के नेबर्स को। नेक्स्ट मेरी एग्जांपल में आ रहा है के नेबर्स मॉडल होगा, उसकी टेक्निक है। इसी तरह से जो है वो हमारे पास जो है वो सैम्बल मेथड्स हम यूज़ करेंगे।
इसी तरह से हम लोग स्पोर्ट वेक्टर मशीन्स का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से टाइम जो हो है गया। हम लोग यहाँ पर डीप न्यूरल नेटवर्क्स का जो है वो क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये सारे जो है बच्चों, ये जो है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, ये मशीन लर्निंग के वो लिस्ट है उनके क्लासेस की, और वो हम देखें जो है वो मॉडल क्लासिफायर से बेस्ट आता है। डेटा माइनिंग टूल्स, फ्रेमवर्क, टेक्निक्स एंड द एल्गोरिदम लिस्टेड इन द बिजनेस अंडरस्टैंडिंग फेज के अंदर आपने जो डिफाइन किए थे उन्हीं का आप इस्तेमाल करेंगे। टेक्निक्स दैट आर प्रूवन टू बी रोबस्टिक्स एंड द यूजफुल टू सॉल्व द प्रॉब्लम आर यील्ड सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द इनपुट, जो हमारा डाटा बेस बनाकर हम क्या करेंगे, और हमारा डाटा जो है साइंटिस्ट है वो देखेगा कि इसके लिए प्रेफरेबल कौन सा डाटा है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन कहाँ लगाएंगे हम लोग, और लीनियर मॉडल का इस्तेमाल गोल्स को, डाटा माइनिंग गोल्स को सामने हाँ जी, रखेंगे। एल्गोरिथम मेरा लेक्चर हो रहा। रिक्वायरमेंट, और एल्गोरिथम की रिक्वायरमेंट क्या है कि उस डाटा वो फिलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है, ऐसी कॉन्स्टेंट और दूसरे कॉन्स्टेंट देखेंगे कि डाटा का अच्छा जी, आवाज आ रही है क्लास? हेलो? यस सर आ रही, यस सर आ रही। यस सर आ रही है। अच्छा ठीक है। अच्छा, मॉडलिंग जो है इसमें सर जी लेक्चर का टाइम हो गया। अच्छा, नॉन ट्रेनिंग का मॉडल। सर नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो गया। अच्छा चलो, ठीक है, आप लीव कर लें, जो जा रहे हैं निकल जाए आप लोग। ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट है हमने इसी फेज को कहा जाता है, इसमें डाटा एंड फीचर फ्रॉम आवर सेट से द कम्बिनेशन ऑफ डाटा फीचर एंड द मशीन लर्निंग एल्गोरिदम टुगेदर गिव द मॉडल्स। लिहाजा हम इसमें जो है दोनों डाटा के फीचर्स और मशीन लर्निंग से एल्गोरिदम्स मॉडल्स जो है को प्रेजेंट करते हैं दैट ट्राइज टू जनरलाइज ऑन द ट्रेनिंग डाटा एंड द गिव्स द नेसेसरी इन फॉर्म ऑफ द इनसाइट्स एंड प्रेडिक्शंस। अच्छा, यहाँ पर जो है मॉडल की सिलेक्शंस और जो हमारे पास फीचर्स हैं वो हम दोनों एज ए इनपुट देते हैं, और हमारा वो क्या है उसके ऊपर हमारी ट्रेनिंग होती है। इसके अंदर ट्रेनिंग में से हम वो बेस्ट मॉडल फाइंड आउट करते हैं जो हमारे अच्छा, generally various algorithms are try to use out the multiple modeling approaches on the same data to solve the same problem to get best। अच्छा, अब इसमें मल्टीपल मॉडल हम सेम डाटा के ऊपर क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, और वही जो है उसमें से हम देखते हैं कि वो जो हमारे पास बेस्ट जो है वो किस मशीन लर्निंग मॉडल के ऊपर क्या दे रहा है, हमें रिजल्ट्स दे रहा है। Get the best model that performs and that gives the output that are closest to business success criteria को क्या कर रहा है, मीट कर रहा है। अच्छा, की थिंग्स इसमें ये है कि ट्रैक हेयर द मॉडल्स क्रिएटेड, जो मॉडल क्रिएशंस है, एंड मॉडल पैरामीटर्स बीइंग्स यूज्ड एंड रिजल्ट्स। अच्छा, यहाँ पर जो की थिंग ये है कि मॉडल आपने कौन सा क्रिएट किया है, कौन सा मॉडल यूज़ कर रहे हैं, और उसके बाद मॉडल्स के जो पैरामीटर्स हैं उनकी बेस्ट सिलेक्शन इज़ अ वेरी मैटर्स, ये मैटर करती है। अच्छा, इसको हम बोलते हैं आगे, ये हमारे पास नेक्स्ट फेज होता है कि आप सिलेक्शन ऑफ मॉडल के बाद आप देखते हैं कि मज़ीद इसकी जो है एक्यूरेसी प्रिसाइज किया जाए, ऑप्टिमल बनाया जाए, तो यहाँ पर आप जो है पैरामीटर ट्यूनिंग्स जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा, इन दिस स्टेज वी इवैल्यूएट ईच मॉडल बेस्ड ऑन द सेवरल मैट्रिक्स, और फिर उसके इवैल्यूएशंस का जो फेस है उसके अंदर जो है इम्पॉर्टेंट ये है कि वो आप कौन सा मैट्रिक्स यूज़ कर रहे हैं, और उसी मैट्रिक्स को जो है जैसे मैट्रिक्स मॉडल एक्यूरेसी है देखनी है, आपने प्रिसिजन देखना है, रिकॉल है, F1 स्कोर एंड सो ऑन, तो आप इनमें से देखते हैं जी। जैसे मैंने अपनी एग्जांपल्स के अंदर जो था वो एक्यूरेसी स्कोर जो है वो मैट्रिक्स को यूज़ किया, और उसमें हमने प्रिडिक्टेड और एक्चुअल दोनों को किया। प्रिडिक्टेड हमारा जो है उनका डिफरेंस जो है वो हमें रिटर्न किया, और उसको एज अ परसेंटाइल हमने वहाँ क्या किया, प्रेजेंट किया। अच्छा, वी आल्सो ट्यून द मॉडल पैरामीटर्स, और मॉडल पैरामीटर्स भी हम इसमें क्या कर सकते हैं, ट्यून करेंगे बेस्ड ऑन द टेक्निक लाइक ग्रिड सर्च को इम्प्लीमेंट करते हुए, या क्रॉस वैलिडेशन है। ये नेक्स्ट आगे चलकर हम कुछ पढ़ेंगे कि वो विच वन ऑफ द पैरामीटर्स जो है बेस्ट है, तो फिर आप एक अरे ऑफ द पैरामीटर्स को देते हैं जो हम ग्रिड सर्च कहते हैं, वो वन बाय वन उन्हीं पैरामीटर वैल्यूज को उसके ऊपर क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है, और फिर उनमें से जो बेस्ट रिजल्ट होता है वो हमें एज आउटपुट देता है। सर नेक्स्ट लेक्चर अच्छा, ट्यून मॉडल्स आल्सो मैच विद द डाटा। यू कैन लीव नाउ, मैं इसको रिकॉर्ड करके बंद करके रखूँगा, अपलोड कर देता हूँ आपको। Tune models also match with the data mining goals to see if you are able to get the desired results as well performance। अच्छा, इसके बाद ट्यूनिंग मॉडल से आप देखते हैं, मैच करते हैं कि डाटा जो माइनिंग गोल्स से हमारे जो हम स्टार्ट में बता चुके हैं, डिजायर्ड रिजल्ट्स और परफॉर्मेंस को देखते हुए क्या उनको वो मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अच्छा, मॉडल ट्यूनिंग इज आल्सो टर्म एज द हाइपर पैरामीटर भी हम कहेंगे आगे चलकर, इसे ऑप्टिमाइजेशंस कहेंगे, या इन द मशीन लर्निंग वर्ल्ड के अंदर, यानी हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन सिंपल वर्ड्स में हम कहेंगे मॉडल ट्यूनिंग्स, और ख़ास मशीन लर्निंग वर्ल्ड की इस्तेलाहात में हम उसे बोलेंगे हाइपर पैरामीटर और ऑप्टिमाइजेशंस कहेंगे। अच्छा, मॉडल असेसमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ देखिए रिड्यूसिबल्स एंड द कंसिस्टेंट रिजल्ट्स नाम मॉडल्स है, ये स्केलेबिलिटीज एंड रोबस्टिक्स ऑफ द डिप्लॉयमेंट, ये हमारा फोकस क्राइटेरिया। ऐसे फ्यूचर एक्सटेंसिबिलिटीज ऑफ द मॉडल क्या है, so the model evaluation gives the satisfactory result दे रहा है या नहीं। so these are the defined successful criteria है जिसे हम इस फेस में देखते हैं मॉडल असेसमेंट के अंदर कि ये मॉडल जो है वो उसको इन जो है क्राइटेरिया को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो फिफ्थ फेज ऑफ द क्रिप्स में प्रोसेस टेक प्लेस टू एन असेस सक्सेसफुल सिनेरियो है जो भी हम डिस्कस किए। द फाइनल मॉडल हैव द डिजायर्ड परफॉर्मेंस होगी एंड रिजल्ट्स होगा। मॉडल एवेल्यूएशन मैट्रिक्स लाइक एक्यूरेसीज जो हम यूज़ कर रहे हैं उसको बेस बनाकर हम उसको क्या करेंगे, एवेलुएट करेंगे। तो एवेल्यूएशन फेज इन्वॉल्विंग कैरिंग आउट द डिटेल असेसमेंट है इसमें, और वो असेसमेंट क्या है यहाँ देखें, फॉलोइंग आर द मेन पॉइंट्स डेटा एवेलुएट होंगे। नंबर 1, रैंकिंग फाइनल मॉडल बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ द रिजल्ट्स
यानी क्वालिटी ऑफ द रिजल्ट्स को बेस बनाकर आप बताएंगे कि हाँ ये जो मॉडल है ये सबसे बेस्ट काम कर रहा है, एंड देयर रेलिवेंसीज बेस्ड ऑन द अलाइनमेंट विद द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, और फिर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स में वो किस हद तक जो है वो मीट कर रहे हैं हमारे टारगेटेड जो गोल्स हैं। एनी assumptions आर द constraints that were invalidated by the models, और कौन सी वो assumptions हैं या constraint हैं जिन हम invalidate कर रहे हैं evaluations के अंदर, एंड कॉस्ट ऑफ द डिप्लॉयमेंट ऑफ द इंटायर मशीन लर्निंग, और मशीन लर्निंग की टोटल जो कॉस्ट है उसको पाइपलाइन करेंगे फ्रॉम डाटा एक्सट्रैक्शन से लेके आपके मॉडलिंग एंड प्रेडिक्शन तक। एनी जो है पेन पॉइंट्स इन दी होल प्रोसेस में वो कौन सी चीज़ें हैं जो हम टारगेट की थी लेकिन हम अचीव नहीं कर सके, एंड व्हाट शुड बी द रिकमेंडेशंस, और अब हमारी नेक्स्ट क्या रिकमेंडेशंस है कि वो किस तरह से हम लोग उसमें जो है वो फर्दर जो है उसको अचीव करने के लिए हमें क्या क्या उसमें तब्दीली करनी होगी टोटल सिस्टम्स में। व्हाट शुड बी अवॉइडेड, और किन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। तो डाटा सफिशिएंसी रिपोर्ट बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स, वो डाटा सफिशिएंसी जो है क्या वो डाटा जो है एनफ था हमारे मॉडल ट्रेनिंग्स के लिए या नहीं, तो ये हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे। एंड द फाइनल सजेशन फीडबैक एंड द रिकमेंडेशन फ्रॉम द सोल्यूशन टीम्स एंड एस, और इसके बाद आप एक फाइनल सजेशन रिपोर्ट लेंगे तमाम लोगों से जो इस टीम में वर्कआउट कर रहे थे, और उनका फीडबैक होगा, रिकमेंडेशंस होगी और उसकी सजेशंस। इसके बाद बच्चों डिप्लॉयमेंट का फेस होता है, ये लास्ट फेस है। इसमें जो आपने मॉडल है उसको आप सेव करते हैं, और उसकी जो वो उसको लॉजिस्टिक रिग्रेशन केस में हमने देखा था कि हमने दो चीज़ें चाहिए थी, हमें एक कोफिशिएंट्स ऑफ दी मॉडल चाहिए थे, और दूसरा हमें क्या चाहिए होता था, व्हाट आर वैल्यूज ऑफ द इंटरसेप्ट। ये कंसेप्ट मैंने समझाया था कि वन इज़ द स्लोप एंड अदर इज़ द वाई इंटरसेप्ट है। तो ये जो चीज़ें हैं हमारे पास वेट्स हमने कैलकुलेट कर लिए हैं फॉर द गुड प्रेडिक्शंस के लिए। अब इस मॉडल को हम क्या करेंगे, सेव कर देंगे, और हमने ऐसे ही किया, उस मॉडल को सेव कर दिया, और सेव करने के बाद आप दोबारा सारा प्रोसेस नहीं करते बल्कि बस आप जस्ट उन्हीं को क्या करते हैं, उस मॉडल को अपलोड करते हैं। स्केलर भी हमने सेव कर लिया था, तो स्केलर को भी आप क्या करेंगे, अपलोड करेंगे, और आप अपनी प्रेडिक्शन स्टार्ट कर देंगे। तो ये फेज कहलाता है डिप्लॉयमेंट। द फाइनल फेज इन द क्रिप्स VM प्रोसेस इज ऑल अबाउट द डिप्लॉइंग योर सिलेक्टेड मॉडल प्रोडक्शन एंड मेकिंग श्योर द ट्रांजिशन फ्रॉम द डेवलपमेंट टू प्रोडक्शन। अच्छा, यूजुअली मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉलो स्टैंडर्ड पाथ प्रोडक्शन, ये प्रॉपर प्लान बनाती है डिप्लॉयमेंट का, रिसोर्सेज रिक्वायर्ड क्या है, सर्वर कौन सा चाहिए उसको चलने के लिए, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अच्छा, मॉडल आर वैलिडेट किए जाते हैं, सेव कर दिए जाते हैं, डिप्लॉय ऑन द नेसेसरी सिस्टम पे, फिर उन्हें क्या किया जाता है, डिप्लॉय किया जाता है और द सर्वर से या सर्वर पर। तो प्लान इज आल्सो पुट द प्लेस ऑफ रेगुलर मॉनिटरिंग। उसके बाद आप उसका मेंटेनेंस फेज स्टार्ट हो जाता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिहाज से देखें, रेगुलर मॉनिटरिंग करेंगे, मेंटेनेंस करेंगे, और द मॉडल टू कंटिन्यूअसली इवैल्यूएट होगा, देयर परफॉर्मेंस को चेक करेंगे एंड चेक फॉर द सर रिजल्ट्स एंड देयर वैलिडिटी एंड जी सर डिफरेंशियल का लेक्चर स्टार्ट हो गया हमारा। और ये खत्म हो गई। with this data business understanding ही हमने सीखा है कि डाटा अंडरस्टैंडिंग, डाटा प्रिपरेशंस एंड मॉडलिंग, इवैल्यूएशन, डिप्लॉयमेंट। तो आज के लेक्चर में हम डिटेल डिस्कशन की, और दिस इज द वन ऑफ द मॉडल दैट वी विल अडॉप्ट ड्यूरिंग, और दैट विल बी अ रोड मैप, दैट विल बी अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स व्हाइल परफॉर्मिंग डाटा माइनिंग प्रॉब्लम है जो हमारे हम लोग आगे चल के जो है मशीन लर्निंग के अंदर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आज का लेक्चर बच्चों यहीं तक। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। जो भी क्वेश्चंस हो आपके रिलेवेंट हो, आप इससे आप राइट डाउन कर लीजिएगा, और हम अपने जो है नेक्स्ट सेशन फिर उसको डिस्कस कर लेंगे। तो ये लेक्चर इंशाल्लाह मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा, और साथ में आपको लिंक भी भेज दूंगा, ताकि जो लोग नहीं सुन सके तो आप इसे दोबारा एक दफ़ा अच्छे से सुन लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर, अल्लाह हाफिज़।